नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं सनातन विचार मंच। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं। कुछ व्यस्तता थी और एक आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर और संगीन मुद्दा है जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था। तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं इस प्रॉब्लम को। ये जो हमारे देश में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आप जितने भी टेररिस्ट अटैक अभी तक हमारे देश में हुए हैं, आप उनका इतिहास उठा करके और इनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है उसको थोड़ा पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि ये टेररिस्ट अटैक जो है, ठीक है, इनके स्पॉन्सर्स हो सकता है कि बाहर कहीं बैठे हों, लेकिन ये जो जितने लोकल हैंडलर्स जिनको बोलते हैं, लोकल हैंडलर्स के बगैर ये टेररिस्ट अटैक्स जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। हमारे देश के ही कुछ युवा उसमें सहयोग करते हैं, उसमें संलग्न होते हैं और तभी ये संभव हो पाता है बाहर के लोगों को कि वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सके। तो मुझे कभी-कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे देश के जो युवा हैं, 70 साल के बाद, आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद और एक सेकुलर सरकार, एक सेकुलर माहौल, एक सेकुलर सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के बाद 70 सालों से हमारे यहाँ कम से कम एक सेकुलर सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा हम लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी जो भी हो। फिर भी हम ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं जिनके मन में इतनी घृणा है कि वो ब्लास्ट कर देते हैं, निर्दोष लोगों को मार देते हैं, बच्चों को, औरतों को मार देते हैं। ये इतनी घृणा कहाँ से आती है और क्यों आती है, और किस तरीके से वो रेडिकलाइज, जिसको कहते हैं आजकल रेडिकलाइज हो जाते हैं, किस तरीके से उन्हें कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है कि इस तरह की कोई गतिविधि करें जिससे कि इतना नुकसान आम आदमी को, इसमें कोई आइडेंटिफाइड टारगेट भी नहीं है, रैंडम नंबर्स केवल क्रिएट करना है। 200 लोगों को मारा, 2000 लोगों को मारा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार लें उतने जो है वो अपना सक्सेस, वो मानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा काम सक्सेसफुल रहा, और रैंडम लोगों को मार देना है और उसमें कोई भी हो सकता है, बूढ़े बच्चे कोई भी हो सकता है, इस तरह के। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे यहाँ कैसे बन रहे हैं, डिस्पाइट वी बीइंग अ सेकुलर सोसाइटी फॉर एटलीस्ट लास्ट 70 years। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है और इसी बात को समझने के प्रयास में मैंने कुछ थोड़ा इधर उधर कुछ रिसर्च करने की कोशिश की। तो जो बात मेरे सामने आ रही है वो चौंकाने वाली बात है और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि देश में एक आज़ाद सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान में जो है एक जिहादी मानसिकता और जिहादियों को बनाने की एक वेल डिजाइंड, एक सिस्टमैटिक, एक एक पहल, एक प्रयास चल रहा है। एक हमारा देश जो है एक जिहादी मैन्युफैक्चर करने का हब बन गया है। ये सुनकर आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारा देश एक जिहादियों को मैन्युफैक्चर करने का ये एक इंडस्ट्री चला रहा है और इसी इंडस्ट्री से निकल करके ये बच्चे जा करके ये रेडिकलाइज होते हैं, या जो भी आप उसका नाम रख लीजिए, और उनको इस तरह की जो है हरकत करने की प्रेरणा कहें या उनके उपद्रव उनके दिमाग में पैदा होता है। और ये सब कुछ हम लोग की आँख के सामने हो रहा है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है, समाज के संरक्षण में हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, हमारे देश में मदरसा एजुकेशन जो है वो चल रहा है।
लंबे समय से चल रहा है। और एक डाटा के मुताबिक हमारे यहाँ करीब 38,000 मदरसे हैं, जिनमें से 28,167 28,167 ये रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, और बाकी जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जिसमें कि लगभग जो 20 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, मदरसे में पढ़ते हैं 20 लाख। इतना ही नहीं, अभी इसके बाद बहुत सारे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो सरकार की नज़र में नहीं है, जो इनको रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज दोनों ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इनको जो है वो अनमैप्ड मदरसा कहते हैं, अनमैप्ड मदरसा। तो जिनकी जानकारी, मतलब जिनकी जानकारी किसी भी सरकारी अथॉरिटी या अन्य किसी अथॉरिटी को नहीं है, इस तरह के मदरसे चल रहे हैं। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इन सारे मदरसों में ऐसे 80,000 मदरसे हैं, अनमैप्ड मदरसे जो चल रहे हैं, और जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स की इन मदरसों में वो लगभग 2 करोड़ पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि इन मदरसों में पढ़ाई क्या होती है। तो इन मदरसों में जो है बेसिकली इनका जो है मदरसा स्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि एक रिलीजियस मुस्लिम इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन इनको बच्चों को दिया जाए, उसी के लिए ये किया था। तो मदरसे में जो मुख्य मुख्य जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं उनकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है इस्लामिक थियोलॉजी। इस्लामिक थियोलॉजी में ये लोग क्या पढ़ाते हैं, एक जिसे तौहीद कहते हैं। तौहीद मतलब अल्लाह एक है, बाकी सब बकवास है। ये बात जो है वो उनके मन के अंदर बिठाया जाता है। फिर प्रॉफिट्स के बारे में बताया जाता है। फिर डे ऑफ जजमेंट के बारे में बताया जाता है, जजमेंट के दिन आप जो है कितना आपकी वफादारी रही अल्लाह के प्रति, उसके मुताबिक आपको जो है वो आपका निर्णय होगा कि आपको जन्नत मिलेगा या दोजख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। और फिर वो 72 हूरों और वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारा कुछ आता है। तो ये इस्लामिक थियोलॉजी है जो कि पढ़ाया जाता है। ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ है, तो मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है इनका कुरानिक स्टडीज़, जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान को जो है आपको याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं। उसका मतलब कुछ समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, क्योंकि वो तो मोस्टली पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग इस पर मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसको रट लेना है बस। तीसरा सब्जेक्ट है उनका इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ। ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं, विच इज़ जो कि उनके इबादत में काम आता है। तो वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस किस काम में आता है, ये इस काम में आता है कि ये उनकी इबादत में काम आता है, और दूसरे इनके सोशल इंटरेक्शंस में काम आता है। आप किस तरीके से सोसाइटी में अपने लोगों के बीच और जो जो इस्लाम धर्मावलंबी नहीं हैं उनके साथ अब किस तरीके से आपका इंटरेक्शन होता है, वो बताया जाता है। ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस आपको सिखाता है। उसके बाद आता है हदीथ। हदीथ कहते हैं कि जो प्रॉफिट ने जो कहा, जो उसको रिकॉर्ड किया गया है कि उन्होंने क्या क्या कहा, और उसको आपको याद कर लेना है और फॉलो करना है आंख बंद करके। उसमें आपको लॉजिक नहीं है कुछ उसमें, कि आप उसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो है उसको फॉलो करना है। अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज। तो और अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो है किस हद तक पढ़ाया जाता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बहुत ही महान इतिहासकार हैं, उनसे जो है कोर्ट ने पूछा, जो कि मेडिएवल इस्लामिक जो समय जो बीता है हमारे देश में, उसके बहुत बड़े वो जानकार माने जाते हैं। तो उनसे जब कोर्ट ने पूछा कि भाई आपको पर्शियन आती है, आपने जो है आप इस्लामिक समय जो मुस्लिम काल था हमारे देश में उसके आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उस काल में जो जितनी भी जो लिखी गई किताबें वो सारी की सारी पर्शियन में लिखी गई, तो आपको पर्शियन आती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं आती है। तो वो जो इतने बड़े जो इतिहासकार थे उनको जब पर्शियन नहीं आती थी,
तो ये इनको ये लोग पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज क्या सिखाते होंगे, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल, दूसरा जो है वो इनको कुछ सेकुलर सब्जेक्ट्स भी कुछ कुछ पढ़ाया जाता है कि किसी किसी मदरसों में, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज और ये सब जो है वो पढ़ाया जाता है। तो सरकार कहाँ से आती है बीच में? सरकार जो है वो इन मदरसों में ये जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं, सो कॉल्ड साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो है ये पढ़ाने के लिए वो मदरसों को फंड करती है कि आप इन सेकुलर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाइए, अपनी इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा इनको भी पढ़ाइए, और उसके लिए सरकार जो है फंड करती है। लेकिन ये जो आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये प्योरली वॉलंटरी प्रोसेस है। ये मदरसे डिसाइड करेंगे कि उनको पढ़ाना है सेकुलर सब्जेक्ट या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो ये एक बात है। और फंडिंग किस तरीके से होती है, तो टीचर्स जो होते हैं उनकी सैलरी में होती है, फिर लाइब्रेरीज बनाने में फंडिंग होती है, फिर वहाँ पे जो है अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो कुछ लैब वगैरह बनाना हो तो उसमें फंडिंग होती है। उसके बाद वो अगर वो उसका मदरसा का वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है तो उसमें वो फंडिंग होती है। फिर टीचर्स की सैलरी और टीचर्स की ट्रेनिंग में भी फंडिंग होती है, उसके लिए फंडिंग होती है। और जो हर राज्य में, हर स्टेट में मदरसा बोर्ड है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए भी मदरसा बोर्ड को फंडिंग की जाती है। इस तरीके से जो है ये एक आंकड़ा है कि 2021-22 में सरकार ने 174 करोड़ रुपया वो मदरसों को ये किया था, फंड किया था। हालांकि ये फंडिंग जो है वो इधर कुछ कम हुई है। तो इस तरीके से सरकार इन मदरसों को फंड करती है। अच्छा, आप कहने को तो ये सरकारी फंड जो जो भी पैसा मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप सेकुलर सब्जेक्ट साइंस और दूसरे जो सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स है वो सब पढ़ाइए, उसके लिए फंडिंग की जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जो है वो हकीकत में तो इम्प्लीमेंट बिल्कुल ही नहीं होता है। और ये पैसा जो है वो साइंस पढ़ाना भी है तो एक वो बोर्ड लटक गया कि ये केमिस्ट्री लैब है, आप जानते हैं कैसे चलता है, ज़मीन पे कैसे चलता है ये सारा कुछ खेल, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बोर्ड लटक गया, केमिस्ट्री लैब है, सरकारी पैसा मिल रहा है, टीचर को सैलरी मिल रही है और ये फंडिंग मिल रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा जो उसको कि आप जो है वो जानना चाहेंगे और आप इसको नोट करके रखिए कि इनकी सरकार की जो फंडिंग है उसके अलावा भी इनके फंडिंग के कई मैकेनिज्म हैं। क्या मैकेनिज्म है? एक तो जक़ात। जक़ात जो है वो मुसलमानों में होता है कि जो आप कुछ सोशल सर्विस के लिए जो निकाल देते हैं उसको जक़ात कहते हैं। तो एक एस्टिमेट किया गया है, उस एस्टिमेट के मुताबिक ये जक़ात की वैल्यू जो है वो 8106.50 करोड़ ये है एनुअल जक़ात। फिर फितराना मतलब जब ईद ख़त्म ये ख़त्म होता है, जो रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो उस समय जो कुछ निकालते हैं, निकाल के देते हैं सोशल कॉज के लिए, तो वो उसकी वैल्यू आती है 984-85 करोड़ रुपीज़ पर एनम। और फिर जब कुर्बानी करते हैं रिचुअल कुर्बानी होता है बकरीद वगैरह में, तो उसका जो चमड़ा निकलता है वो चमड़ा बेच दिया जाता है और उससे जो कमाई होती है उस वो भी जो है उससे भी मदरसे चलते हैं, 450 करोड़। और फिर जो वक्फ है उससे साल में 1,20,000 करोड़ की कमाई होती है। ये डाटा जो मैं दे रहा हूँ ये मैं कहाँ से दे रहा हूँ मैं अभी तुरंत 2 मिनट में आपको बताऊंगा। तो ये जो है ये भी इनके फंडिंग का सोर्स है, ये सरकारी पैसे के ही मोहताज नहीं है, इनके पास फंडिंग का दूसरा सोर्स भी है। तो अगर आप देखें तो मतलब कहने का मेरा यहाँ पे पर्पस यही है कि एक ह्यूज और फॉरेन फंडिंग भी आती है, इनकी बाहर से भी फंडिंग आती है मदरसा चलाने के लिए। तो ये जो है वो इस्लामिक बेसिकली जो इस्लामिक जो थियोलॉजी है उसको पढ़ाने के लिए ये ह्यूज मनी जनरेट करते हैं। इनका बेसिक पर्पस है इस्लामिक थियोलॉजी को पढ़ाना, उसको स्प्रेड करना। छोटे छोटे बच्चों को आपके दिमाग में जो है इस्लामिक थियोलॉजी को बचपन से ही, राइट, प्राइमरी स्कूल से ही उनके मन में डालना। और इसके लिए इनके पास एक
बड़ी ही अच्छी मैकेनिज्म बनी हुई है जिससे कि ये पैसा भी इनको मिलता रहता है और ये जो है वो चलती हैं। और इनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कि कुछ भी पता नहीं है दुनिया के बारे में, जो है उसको आप मदरसे में डालते हैं और उसको डे वन से सिखाना शुरू करते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाने के नाम पे कि भाई तुम ही अकेले एक सही हो और बाकी सब गलत हैं, और जो गलत लोग हैं उनको तो जो है वो रहने का कोई अधिकार नहीं है इस धरती पे। तो गलत लोगों को जो है वो आप हो सके अगर संभव हो तो उन लोगों को मारो भी, हटाओ यहाँ से जो है गलत लोग, या तो उनको अपने साथ ले आओ और नहीं तो फिर उनको हटाओ। तो ये जो है वो उनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है, एक छोटे से बच्चे को ही सिखाया जा रहा है। वो 12वीं तक वहाँ तक था। कुछ बच्चे इसमें से निकल करके जो है वो जिनकी किस्मत अच्छी होती है, कुछ बड़े मदरसे हैं जिसमें कोई एक आध मदरसा ऐसा भी होगा जिसमें नॉन सेकुलर सब्जेक्ट्स लाइक जैसे साइंस मैथमेटिक्स वगैरह जो है वो सब गंभीरता से लोग पढ़ा दिए। तो ऐसे बच्चे जो है निकल करके जो है वो हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, और हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ एक अलग खेल चलता है हायर एजुकेशन में, और वो मैं उसके बारे में आगे बातचीत करूँगा। और इस तरीके से जो है वो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, और ये बच्चे जो हैं वो आगे जा करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कभी कोई कोई इसमें से बनते हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन मदरसे में पढ़े हुए बच्चे में से कुछ प्रतिशत 10-15% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, और ये बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर्स या कुछ भी बन सकते हैं। तो ये लोग जो है जब जाएंगे, लेकिन इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो हुई है वो इस्लामिक थियोलॉजी में, वो तो उसी मानसिकता को लेकर के वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। तो ये इनका जो फंडामेंटल जो है वो तो बदल नहीं रहा है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या आईएएस ऑफिसर बन जाए या इंजीनियर्स बन जाए, किसी भी दूसरे स्ट्रीम में चले जाएं, तो ये इनकी जो फंडामेंटल ट्रेनिंग साथ में लेकर के ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं, वो उनकी पढ़ाई जो है 10वीं 12वीं तक होकर के रह जाती है, और ये 10वीं 12वीं तक की जो पढ़ाई है उसके बाद जो है वो उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करके कुछ एम्प्लॉयमेंट लग गया, और उसके बाद जो भी कहा फिर उनके इनका यूटिलाइज इनका इस्तेमाल, इसको कहा जाए जो सही शब्द है, इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि ये रिकॉग्नाइज्ड मदरसा और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा का जो क्लासिफिकेशन है, तो ये रिकॉग्नाइज करता कौन है? ये रिकॉग्नाइज करता है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड रिकॉग्नाइज करता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, मदरसा बोर्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो है ये फंडामेंटल्स जो है बताने के बाद मैं आपको एक केवल चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक जो है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, एक हमारी कमीशन है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। ये मार्च 2021 में एक रिपोर्ट सबमिट किया था। उस रिपोर्ट का टाइटल है गार्जियंस ऑफ फेथ और ऑपरेशंस ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस मदरसा। ये रिपोर्ट मार्च 2021 में जो है वो सबमिट किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में जो है ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में, बहुत लंबा सा बड़ा सा रिपोर्ट है तो पूरा तो पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन मैं कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ने की आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वैसे इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप जाइए एनसीपीसीआर का जो वेबसाइट है उस पर भी ये अवेलेबल है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। इसमें आप रिपोर्ट ढूंढिए। इस रिपोर्ट का टाइटल है, मैं फिर से एक बार पढ़ दूं, गार्जियंस ऑफ फेथ और ऑपरेसर्स ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस मदरसाज। ये एक रिपोर्ट है जो सबमिट हुई थी मार्च 2021 में। ठीक है।
तो इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको जो है कुछ इसमें से हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं बता रहा हूँ। ये सरकारी गवर्नमेंट बॉडी है जिसने ये रिपोर्ट रिसर्च करके और काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद, कई सालों के रिसर्च के बाद ये, और पूरे पूरे हिंदुस्तान में जो मदरसे चल रहे हैं उनकी स्टडी के बाद ये रिपोर्ट जो है उन लोगों ने सबमिट किया था, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया था, और उसके बाद ये मामला अभी भी लटका ही हुआ है वहाँ पे। तो इसमें ये लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये जो अभी मैं जो भी कुछ कहूँगा ये सब इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। ये रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था उसका ये हिस्सा है। तो इन्होंने पहले मदरसों को क्लासीफाई किया, जैसे मैंने बताया, रिकॉग्नाइज मदरसा होते हैं, अनरिकॉग्नाइज मदरसा होते हैं, और अनमैप्ड मदरसा होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं अनमैप्ड मदरसा में हैं। ठीक है। ये जो सोर्स ऑफ फंडिंग की बात मैंने अभी बताई आप लोगों को कि ज़कात, फितराना, कुर्बानी और वक्फ प्लस फॉरेन फंडिंग और प्लस गवर्नमेंट फंडिंग, ये भी जो है ये बात रिपोर्ट में ही लिखी हुई है। ठीक है। ये जो मदरसा हैं इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? इनको रिकॉग्नाइज करता है वक्फ बोर्ड या मदरसा बोर्ड, इनको रिकॉग्नाइज करता है। अब ये कमीशन जो है ये कहता है कि भाई मदरसा बोर्ड जो है ये तो कोई एक एकेडमिक अथॉरिटी तो इसको है ही नहीं। रिकॉग्नाइज करने या ना करने का मतलब क्या होता है इसका? ये मदरसा बोर्ड अगर किसी को वो रिकॉग्नाइज कर देता है, तो मदरसा बोर्ड अगर किसी को सर्टिफिकेट देता है कि हाँ बच्चा 10th पास है, तो मेजॉरिटी जो है वो मदरसे का, ये मदरसा बोर्ड का जो स्टेट मदरसा बोर्ड होता है उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है, वो सर्टिफिकेट जो है वो तो स्टेट, दूसरा स्टेट मानता ही नहीं है। वो स्टेट माने तो माने शायद, लेकिन दूसरा स्टेट तो मानता नहीं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ये क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो क्योंकि मदरसा बोर्ड जो है कोई अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था उसके मुताबिक मदरसा बोर्ड कोई एकेडमिक अथॉरिटी नहीं है किसी भी स्कूल को रिकॉग्नाइज करने या ना करने की। ओके। तो इन लोग, ये इस कमीशन ने जो है वो सारे मदरसे बोर्ड और इनको जो है वो स्टडी करने के बाद इनकी फाइंडिंग्स क्या थी? इनका फाइंडिंग था, सबसे पहला इनका फाइंडिंग था कि जो करिकुलम है वो आरटीई एक्ट 2009 जो सरकार ने पास किया था उसके मुताबिक जो है वो नहीं है। ये मुख्य रूप से सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम ही बेहतर है, ये पढ़ाते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बात जो है वो नोट किया है कमीशन ने कि इनकी जो किताबें हैं जो मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, वो बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में पब्लिश हुई हैं और यहाँ मदरसे में, हिंदुस्तान में मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। तो और उन किताबों में काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शनेबल, एंटी नेशनल कंटेंट्स हैं, जो रिलीजियस हार्मोनी को बिगाड़ने वाली कंटेंट्स हैं। इसका रेफरेंस भी वो रिपोर्ट में दिया हुआ है, मैं उसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप रिपोर्ट पढ़िए। उसके बाद तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्कूल के पास एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मिनिमम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए वो कम्प्लीटली इन मदरसों में नहीं है, ऐसा कमीशन का जो है रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको कोई फॉर्मल जो है वो टीचिंग की ना कोई क्वालिफिकेशन है ना कोई डिग्री है। बीएड वगैरह जो भी होता है वो कुछ नहीं है। बहुत सारे टीचर जो हैं वो ग्रेजुएट्स भी नहीं हैं, और तो अनस्किल्ड टीचर्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। कहीं कहीं पर कहीं एकदम बिल्कुल वो होता है ना, वो मध्यकालीन युग में वो अरबिक स्कूल कहीं पर रहता होगा अरब में, उस तरह का जो है वो स्कूल होता होगा। एजुकेशन जो है वो रिलीजियस है, सेकुलर नहीं है। ये कमीशन का ऑब्जेक्शन था कि जो एजुकेशन पढ़ाया जाता है वो एक धार्मिक एजुकेशन, एक सेकुलर एजुकेशन नहीं है। जो कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, तो हमारा एजुकेशन भी सेकुलर होना चाहिए। फॉर्मल जितने भी स्कूल्स हैं उनका एजुकेशन सेकुलर होता है, लेकिन इन मदरसों में जो है एक रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है। बच्चों के जो मौलिक मूलभूत अधिकार हैं स्कूल में,
उनको कंप्लीटली डिनाई किया जाता है। जैसे कि यूनिफॉर्म्स नहीं दिए जाते, किताबें नहीं दी जाती, मिड डे मील नहीं दिए जाते, और बहुत सारे कंप्लेन्स हैं, अब्यूज़, हरासमेंट, चाइल्ड लेबर तक का कंप्लेन है इन स्कूलों में, इन मदरसों में ये कंप्लेन है। तो ये इनका जो है चौथा ऑब्जेक्शन था कमीशन का इन मदरसों के बारे में। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो नोट किया गया है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी जो हैं इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो नॉन मुस्लिम बच्चों को एक इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाना, एजुकेशन देना, ये संविधान के आर्टिकल 28(3) का वायलेशन है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी कर रहे हैं नॉन मुस्लिम लोगों को इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन दे करके। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिससे आप कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो चूंकि वो स्टैंडर्ड, वो परव्यू में नहीं है, उनके ऊपर स्टैंडर्ड चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, तो आप उनकी कंप्लेन लेके कहाँ जाइएगा? मदरसा बोर्ड में जाइएगा। मदरसा बोर्ड में वही लोग बैठे हुए हैं। तो ये वक्फ की तरह ही सिस्टम चलता है कि आप कंप्लेन लेके भी उन्हीं के पास जाना है जो लोग ये काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मदरसा बोर्ड जो है उनको कोई एकेडमिक अथॉरिटी नहीं होता है। तो जितने भी लॉज मदरसा को लेकर के पास किए गए हैं वो स्टेट्स के द्वारा, वो सारे के सारे लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये कमीशन कहता है। वो सारे के सारे लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं क्योंकि आर्टिकल 254 की तहत स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जो कि पार्लियामेंट में पास किए गए किसी भी लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। तो ये सारे के सारे लॉज जो हैं पार्लियामेंट में पास किए गए जो स्पिरिट लॉज हैं उनके स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बातें हैं। अब उसके बाद फिर जो है वायलेशन है, राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और इसमें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो पढ़ाया जाता है, और जो कंटेंट हैं वो इलीगल हैं और इनअप्रोप्रिएट हैं जो पढ़ाया जाता है उसमें। ये कमीशन का ऑब्जेक्शन है। फिर कमीशन ने जो है और भी इसके रिपोर्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इसमें एक ये भी है बहुत इंटरेस्टिंग कि ये मदरसा एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। मदरसा एजुकेशन की शुरुआत जो है तब होती है जब औरंगजेब अपना जो है वो कंपाइल कराता है मदरसा एजुकेशन इन इंडिया। भारत में मदरसा एजुकेशन की शुरुआत होती है कि जब औरंगजेब जो है वो जितने भी इस्लामिक लॉज हैं, इस्लामिक रूल्स की जो बुक्स हैं और जो इस्लामिक जो तौर तरीके हैं उनको कंपाइल कराता है, और कंपाइल कर करके और उसके बाद फिर कई तरह के लोग बीच में आए और उस पर गए। कई नाम हैं और ये स्कूल बना, वो बना, देवबंद बना, ये बना, पता नहीं लंबा चौड़ा। मैं तो मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे उल्टी सा महसूस होने लग गया क्योंकि यार आर यू सीरियस? आर यू गाइस सीरियस? क्या बात कर रहे हो यार? आई मीन 2025 में औरंगजेब के कंसेप्ट पे पढ़ाई हो रही है, हैं? क्या बात कर रहे हो आप? मतलब तो ये तो समझ में नहीं आता मेरे, क्योंकि हो क्या रहा है। आप औरंगजेब के कंसेप्ट में हिंदुस्तान के बच्चों को आप कंसेप्ट, औरंगजेब के कंसेप्ट पे आप पढ़ा रहे हैं उनको। तो ये तो मतलब ये ऐसा एक एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये एक बात है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप केवल अवाक रह जाएंगे कि ऐसा हो भी रहा हमारे यहाँ पे। तो फाइनली जो है वो इसके बाद इतना सारा कुछ लिखने के बाद जो ये कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि सरकार जो है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से इन मदरसों की फंडिंग को बंद करे, तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट। और उसके बाद जितने भी मदरसे में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मल स्कूल में डाला जाए। ठीक है। फॉर्मल स्कूल में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा समय लगेगा, तो उनको फॉर्मल स्कूल में डाला जाए। और स्कूल अगर कम पढ़ते हैं तो स्कूल बनाइए। किसने रोका है आपको? भाई 2-4 एयरपोर्ट कम बना लो,
उतने में स्कूल बन जाएंगे। आप उनको जो है स्कूल बनाओ और उसमें जो है उन सारे बच्चों को ट्रांसफर करो, और इमीडिएटली जो है नॉन मुस्लिम्स को तो मदरसों में पढ़ाना जो है, ये तो ग्रेव वायलेशन है बच्चों के फंडामेंटल राइट्स का, और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और आप राइट टू एजुकेशन जो 2009 में जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा होती रहती है, उससे जो है वो रिलीजियस बॉडीज को जो है अलग करके रखा हुआ है। तो ये जो है ये एक अलग डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो है कमीशन का रिकमेंडेशन था कि तत्काल प्रभाव से सरकारी फंडिंग जो है बंद किया जाए, और जितने भी बच्चे मदरसा में पढ़ रहे हैं इन मदरसों को फाइनली बंद किया जाए, और जितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं सभी बच्चों को फॉर्मल स्कूल में ट्रांसफर किया जाए। ये रिपोर्ट लिखता है मदरसा बोर्ड अ वाइट एलिफेंट ऑफ मिसलीड्स। ये लैंग्वेज है। वाई? बिकॉज करिकुलम इज नॉट एज पर आरटीई एक्ट 2009। ठीक है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर। मैं सम रिपोर्ट्स ही पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। ये दिस इज अ रिलीजियस एजुकेशन एंड नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। जो हम नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, फंडामेंटल राइट्स जो बच्चों के होते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मदरसा बोर्ड्स आर नॉट एकेडमिक अथॉरिटीज। कोई एकेडमिक अथॉरिटी जो है भारत के संविधान में या किसी कानून में मदरसा बोर्ड को नहीं दिया गया है, और आप स्कूल चला रहे हैं। अब भाई स्कूल चला रहे हैं, भैंस का तबेला चला रहे हैं, क्या है ये? तो ये जो है कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप बोलते हैं, ये तमाशा करने के बाद आप कहते हैं कि अब्दुल ने बम क्यों फोड़ा, क्यों ऐसा करता है? समझ में आता है क्यों करता है ऐसा वो? और ये अब्दुल को बम फोड़ने वाला जिहादी कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हमारा समाज बना रहा है, हमारी सरकार बना रही है। इसका एक व्यवस्थित एक एक सिस्टम बना हुआ है, बनाने का, जिहादी बनाने का एक सिस्टम बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है एक जिहादी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, जहां आप जिहादी मैन्युफैक्चर करते हो, बच्चों को उठाते हो, छोटे छोटे बच्चों को उठाते हो, उनको ब्रेन वॉश करते हो इन मदरसों में, और वो बच्चा जो है बड़ा होकर के बॉम्ब फोड़ता है, लोगों को मारता है, और तब जो है आप उसके पीछे अपनी पुलिस और अपनी तरह तरह की एजेंसियों को दौड़ाते हो। और तब जनता सोशल मीडिया में और बाकी सब जगह डिस्कशन होता है कि कितना बदमाश है ये जो अब्दुल, अब्दुल कितना बदमाश है, ये इस तरीके से निर्दोष लोगों की जान वो ले लिया, ये कैसे कर सकता है कोई इंसान? क्यों नहीं करेगा? वो करेगा ही करेगा। उसको आपने यही सिखाया है, उसको बचपन से लेकर के आप सिखा रहे हैं कि ऐसा ही करना है। और एक पूरा उसका ये जो है एक एक नेटवर्क बना हुआ है, उसका एक जो है एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसकी फंडिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मदरसा बोर्ड है, बाकायदे स्कूल चल रहे हैं जहां उनको जो है एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपका धर्म ही जो है वो एकमात्र सही धर्म है, बाकी धर्म जो है वो गलत हैं और उनको जो है एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये उनको बचपन से सिखाया जा रहा है, और ये सिखाने के लिए उनको तरह तरीके से हर पॉसिबल मैकेनिज्म से फंडिंग का एक मैकेनिज्म भी बना हुआ है, जिसमें कि फंडिंग हो करके और इसको जो है वो चलता रहे, वो ये सिस्टम जो है चल रहा है। और ये बिल्कुल हमारे और आपके निगाह के सामने हो रहा है, सरकार के निगाह के सामने हो रहा है। ये छिपा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, ये सबके सामने, ये खुले में हो रहा है बिल्कुल। तो आप खुले में निर्दोष बच्चों को, अबोध बच्चों को उठा करके और उनको 10-12 साल में एक उनके अंदर में जिहादी मानसिकता भरते हैं, और फिर आप आश्चर्य करते हैं कि जिहादी हमारे यहाँ पैदा कैसे हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब बंद करेंगे?
इसको बंद करेंगे, अभी भी बंद करेंगे। ये रिपोर्ट जो है ये 2021 मार्च 2021 में ये किया गया था, सबमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद से ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में तो कोई फैसला होता नहीं। अभी जो है अब जितनी बकवास तरह की चीज़ है, राम जी का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछिए, देखिए कि रात में कोर्ट खोल के बैठ जाएगा कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कि वो राम जी का जन्म जब हो रहा था तो उस नर्सिंग होम में वही जो है वो डॉक्टर था, जज, और वो बता देगा कि हाँ इतने समय पे इतने बजे देखिए नर्सिंग होम में रिकॉर्ड खोज लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको राम जी के जन्म का समय, स्थान, सब कुछ। तो वहाँ पे तो कोर्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कोर्ट जो है वो 4 साल 5 साल से बैठा हुआ है। इतने सरकार के, गवर्नमेंट के, एक बॉडी के इतने संगीन रिपोर्ट को दबा करके सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और कोई जजमेंट इस पे नहीं दे रहा है। और ये कितना बड़ा जो है वो देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, आप इसको सोच भी नहीं सकते। ये बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी होगा जब आप हम सभी मिलकर के इसको जो है बंद करेंगे। आवाज उठाइए कि मदरसा बंद होना चाहिए। कोई उसमें इफ्स एंड बट्स, कोई कंसेशनल कोई बातें कुछ नहीं है। उसको मॉडिफाई करना है कि उसके करिकुलम को बेहतर करना है, कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, जी नहीं। मदरसा को क्या करना है? मदरसा को बंद करना है। मदरसा को, जैसा कि रिकमेंडेशन है कमीशन का, मदरसों को बंद कीजिए और सारे बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मल स्कूल्स में ट्रांसफर कीजिए। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मदरसे से बच्चा 10वीं 12वीं पास करके जब बाहर निकलता है तो सोसाइटी में उसके बाद उसको जाल में फंसाने का जो सिलसिला है वो बंद नहीं होता, चलता रहता है। कैसे? मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाइएगा। मीनवाइल, इस वीडियो से मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूँ, मदरसा बंद हो करो। सरकार पे दबाव डालो, जनता सरकार पे ये दबाव डालो कि मदरसों को पूरी तरह बंद करो। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।